हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ आवर नेशनल इनकम। जब भी हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि नेशनल इनकम की जो अकाउंटिंग है वो करना क्यों ज़रूरी है। क्या राष्ट्रीय आय को मापना ज़रूरी है? इससे मापने से हमें क्या पैरामीटर्स आइडेंटिफाई होते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं या राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इससे अपनी देश की यानी कंट्री की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि कंट्री का जो हमारा ग्रोथ है वो कितना हुआ है, उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है, इसका पता चलता है। दूसरा, हम इससे कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इससे कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो वर्ल्ड लेवल में कौन से नंबर पे स्टैंड कर रही है। एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि हमारी जो कंट्री है, भारत जो देश है, वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है अकॉर्डिंग टू द जीडीपी। और अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू द या परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें, पीपी के हिसाब से देखें, तो वी आर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपको जो कंपैरिजन देखने को मिला, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? इसका पता हमें सीधे तौर से चलता है कि जब हम बात किसकी कर रहे होते हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे होते हैं, हमारे पास ऑल स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल है कि हमारी कंट्री ने कितना एक साल में प्रोडक्शन किया, कितना हमारी जो पोटेंशियल है वो कितना है एक इकोनॉमी का। ठीक है, और उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कितना नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। सो ऑल दीज थिंग्स being discussed in this chapter. So let's start with the national income. जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो नेशनल इनकम का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है? नेशनल इनकम इज अ सम और टोटल ऑफ द इनकम अर्नड बाय द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। यानी कि जो भी इस किसी भी कंट्री के, जैसे कि मान लो कि अगर हम भारत की बात कर रही है, तो इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो भी इनकम अर्न की जा रही है, तो उसको एक साल के अंदर, ठीक है, वो भी साथ में कितना 1 ईयर का टाइम पीरियड बताया गया है कि एक साल के अंदर देश के नागरिकों द्वारा अर्जित की गई कुल आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दूसरा मेजर पॉइंट है, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग रेफर्स टू द सेट ऑफ मेथड्स एंड principle that are used by the government for measuring production and income, or in other words economic activities of a country in a given period। ठीक है, यानी कि जो हम ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास, ठीक है, तो उसका जो मेजरमेंट होता है, उसको मापने के लिए जो मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ होता है, इसमें इनकम मेथड यूज़ होता है, इसमें आउटपुट मेथड, इसके बाद इसमें एक्सपेंडिचर, इसी को हम आउटपुट मेथड भी बोलते हैं ना, और तीसरा जो मेथड होगा वो एक्सपेंडिचर मेथड होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग मेथड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे पास सामने आता है, दैट इज़ जीडीपी। तो इसके जो कंपोनेंट है, बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम है, वो है जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, और उसके साथ साथ एनएनपी। ये कुछ मेजर है जिसके आधार पे हम एक देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापते हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आंकलन करते हैं, राइट। सो उसके बाद अगर हम इसको एक डेफिनेशन के हिसाब से देखें कि भाई जो नेशनल इनकम है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो अगर हम इसको यहाँ पे पढ़े, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इट प्रेजेंट बाय द फॉलोइंग। क्या नेशनल इनकम को हम कैसे करते हैं? यहाँ पे नेशनल इनकम में हम लेते हैं टोटल नेशनल इनकम प्लस सी का मतलब क्या है, आपका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई का मतलब है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग्स, एक्स माइनस एम का मतलब है, एक्स मतलब आपका जो एक्सपोर्ट होता है नेट एक्सपोर्ट, और एम का मतलब है इम्पोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी टोटल नेशनल इनकम का फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आता है टोटल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्स माइनस एम, जो कि यह है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। इसके बाद मेजर पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं या जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है, मैं यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा डिटेल्स करना चाहूँगा। ठीक है,
तो जब हम यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी देश की सीमा के अंदर, सपोज करिए कि ये भारत है देश है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसे रफ मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये भारत देश है और इस भारत देश के सीमा के अंदर ये इसका बॉर्डर लाइन है, इसके अंदर जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो उसको हम किस में कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट दैट इन द जीडीपी ऑफ इंडिया, कि कौन सी जीडीपी में आएगा, वो जीडीपी ऑफ इंडिया। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दूसरा मेजर पॉइंट देखें कि भाई अगर मान लो कि ये भारत है, यहाँ पे कहीं पे दूसरी जगह भारत का कोई सिटीज़न यहाँ पे मान लो कि ब्रिटेन में काम कर रहा है, या आप कहीं पे लेके चले कि यूएसए या अफ्रीका में काम कर रहा है, यहाँ पे अफ्रीका में काम कर रहा है यहाँ पे, तो क्या ये जो भारत के नागरिक यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके द्वारा अर्जित इनकम को क्या हम भारत की जीडीपी में शामिल करेंगे, या यहाँ के नागरिक, कोई ब्रिटेन का नागरिक यहाँ पे काम कर रहा है, अफ्रीका का नागरिक यहाँ पे भारत में काम कर रहा है, ठीक है, ये दोनों तरफ का रिलेशन होता है बिजनेस में, राइट, ठीक है, जैसे कि यहाँ से भी कोई नागरिक यहाँ के लिए आएगा काम करने, राइट, तो ये कोई यहाँ पे आ गया काम करने, और दूसरा कोई यहाँ से भी यहाँ के लिए आ गया कोई काम करने, ठीक है, और यहाँ से दूसरे देश के लिए भी जाएंगे, हमारे देश के नागरिक भी बाहर जाएंगे, ठीक है, जैसे कि भारत के नागरिक यहाँ के लिए भी जाएंगे काम करने, और यहाँ के नागरिक यहाँ के लिए भी आएंगे काम करने, राइट। तो क्या इनके द्वारा जो अर्जित इनकम है उसको जीडीपी में शामिल करेंगे? डेफिनेटली जीडीपी में तो शामिल करेंगे, लेकिन कहाँ की जीडीपी में शामिल करेंगे? अगर देखिए कोई इंडियन नेशनल है, ठीक है, अगर इंडियन नेशनल बाहर किसी दूसरी कंट्री में, फॉरेन में काम कर रहा है, तो उसके द्वारा अर्जित इनकम को हम भारत की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम भारत की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर फॉरेनर्स यहाँ पे है, ठीक है, भारत में वो काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, और यहाँ पर जितनी भी उसके द्वारा एक्टिविटी की जा रही है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है, एंड अर्नड इनकम बाय दैट पर्सन्स इन द विद इन द टेरिटरी ऑफ द बाउंड्री ऑफ इंडिया, दैट इज इंक्लूडेड इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी कि जो फॉरेन का भले ही वो यहाँ पे भारत में काम कर रहा है, यहाँ पे जितना भी उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी की है उसको हम भारत की जीडीपी में शामिल करेंगे, और जो भारत का नागरिक दूसरे कंट्री में काम कर रहा है तो वो उस दूसरे देश की इकॉनमी में वो कैलकुलेट होगी जीडीपी, राइट। तो इसलिए इस डेफिनेशन में क्लियर कट कहा गया है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है हमारी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि एक देश की सीमा के अंदर पूरी साल भर में जितना भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है एट द मार्केट वैल्यू, ठीक है, कि कहाँ पे, टोटल मार्केट वैल्यू के बेसिस पे उसको कैलकुलेट करके हम अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, राइट। और इसमें क्या कहा गया है कि जियोग्राफिकल बाउंड्री रिगार्डलेस ऑफ द नेशनलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स और फर्म, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि भारत का नागरिक है या नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि एक बाउंड्री के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर कितना उत्पादन हुआ, कुल उत्पादन कितना हुआ, राइट। सो ये मेजर पोर्शन था। उसके बाद हम इसके चलेंगे दूसरा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है कि जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन एट द प्राइस अवेलेबल इन द मार्केट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल, ठीक है, मतलब कि उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे नहीं, हम उसको एमआरपी यानी कि मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम, व्हाट इज़ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एनडीपी इज जस्ट द सब्सट्रैक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द जीडीपी, यानी कि जो आपका जीडीपी है, ठीक है, टोटल जीडीपी है, जो हमने देखा कि एक देश की सीमा के अंदर एक साल के अंदर वहाँ पर किसी ने भी जितना भी वस्तुओं सेवा का उत्पादन किया है उसको हम जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी में से जब हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, क्या बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। वो क्यों बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए ना, आप जब पूरी साल भर काम करेंगे तो मशीनरी खराब होगी, लेबर के ऊपर एक्सपेंडिचर आएगा, या कोई टूल्स आपके ख़राब हो गए तो उसका आप क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक है, या रिन्यू करेंगे कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सारा का सारा खर्च आता है, टीयर एंड वियर्स है इसका, एक साल का टीयर एंड वियर,
तो वो सब चीज़ों को मिला के आपका डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। और जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया अपनी जीडीपी में से, तो आपके पास आ जाता है एनडीपी। एनडीपी क्या है प्यारे बच्चों, इसको याद रखिए, एनडीपी इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द डेप्रिसिएशन माइनस फ्रॉम द जीडीपी। क्या करना आपने, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है जीडीपी से, आपके पास आ जाएगा एनडीपी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, दैट इज़ आवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। अब जीएनपी क्या है, ये कोई न्यू टर्म नहीं है, ठीक है। जब हम जीएनपी की बात करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जीएनपी में हम वही मेजर पोर्शन हमारा जीडीपी ही चला रहेगा, ठीक है। पर इसमें क्या कर देंगे, हम इसमें एडिशन कर देंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पे हम जो हमारे नेशनल्स बाहर थे, जो हमने पहले जीडीपी में इंक्लूड नहीं किए थे, अब उनको हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। यानी कि भारत के नागरिकों के द्वारा जितनी इनकम अर्न की जाती है उसको इसमें इंक्लूड कर देंगे, और बाहर के नागरिकों के द्वारा हमारे देश में जो इनकम अर्न की जाती है उसको हम इससे एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि इनकम ऑफ द पीपल्स ऑफ अ कंट्री हु आर लिविंग आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। यानी कि जो हमारे देश से बाहर रह रहे हैं लोग, ठीक है, उनकी इनकम को कहेंगे हम एक्स। और इनकम ऑफ द फॉरनर इन अ कंट्री, यानी कि जो दूसरे देश के फॉरनर्स हमारे देश में रह रहे हैं, यानी कि हमारे देश की सीमा में रह रहे हैं, उनको कहेंगे हम एम। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर से जितनी हमें इनकम आई उसको हम माइनस कर देंगे किससे, जो यहाँ पर रह रहे लोगों ने इनकम अर्जित की, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास नेट बैलेंस आएगा उसको हम जीडीपी में प्लस कर देंगे, और जैसे ही हम इसको जीडीपी में प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा जीएनपी। सो जीएनपी इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि देश का रेजिडेंट कहीं पर भी वो काम कर रहा है, एक साल के अंदर उसने जितनी भी इनकम अर्जित की है उसको हम किस में लिखेंगे, जीएनपी में लिखेंगे, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कि वाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी नेशनल जो इनकम ऑफ फॉरनर्स इन अ कंट्री इज एक्सक्लूडेड, बट इनकम ऑफ द पीपल्स हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ दैट कंट्री इज इंक्लूडेड। द वैल्यू ऑफ जीएनपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, राइट। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, एनएनपी क्या है, ठीक है। एनएनपी इज नथिंग, इट इज़ अगेन द डेप्रिसिएशन डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो क्या है कि आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारे पास, डेप्रिसिएशन होता है हमारे पास ऑल द टियर एंड वियर्स, ठीक है। यानी कि जो भी क्षतिपूर्ति है, इसको आप क्या लिखेंगे, क्षतिपूर्ति है एक साल के अंदर, उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ NNP when the value of goods and services is taken at the production cost। यानी कि फैक्टर का तो आपको सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि फैक्टर का मतलब ही क्या होगा, आपका यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन। यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए क्या क्या हो सकता है, जैसे आपके लिए इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एट्सेट्रा, ये सारा का सारा यूनिट्स ऑफ आउटपुट में इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि जो भी फैक्टर्स आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन को या आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। सो उसके बाद आता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब ये फैक्टर कॉस्ट पे तो आ गया कि भाई जब आप इसको मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। अब मार्केट प्राइस का मतलब है जब आप इसको एज अ मार्केट में इसको लास्ट कंज्यूमर के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ प्राइस, ठीक है। किस कहाँ पे, प्राइस पे, मतलब जो लास्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है ये, इट इज़ द वैल्यू ऑफ एनएनपी एट द कंज्यूमर कॉस्ट। कंज्यूमर कॉस्ट का मतलब है कि अभी ये कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है, लास्ट कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है। सो द एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्स को एडिशन कर देंगे और जो आपका सब्सिडी वगैरह अगर कुछ इसमें आपके लिए अवेलेबल हुआ तो उसको हम इससे डिड्यूस कर देंगे या डिडक्ट कर देंगे, राइट।
देन कम्स डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है आपकी? डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि द इनकम अर्नड या जनरेटेड, ठीक है, जो भी आपकी इनकम अर्न की है या जनरेट की है विद द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम और द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि एक देश की सीमा के अंदर आपने जितना भी वहाँ के साधनों को यूज़ करके इनकम अर्न की है, दैट इज़ आवर डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करती है डोमेस्टिक इनकम? इसमें आपके वेजेस एंड सैलरी आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग इम्प्यूटेड हाउस रेंट, ठीक है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर डिविडेंड्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है इंक्लूडिंग सरप्लसेस और पब्लिक अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ incorporated firms, self-employed persons, partnership, etc., and direct taxes. These are the basic components which included in the domestic income. Then we will move next, that is, since domestic income does not include income earned from abroad, and it can also be shown as domestic income is equal to national income minus net income earned from abroad. तो अब डोमेस्टिक इनकम में ये वाला एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब जो आपकी टोटल नेशनल इनकम है उसमें से आपने नेट इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम इज़ द इनकम ऑब्टेन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी सोर्सेज, प्रोडक्टिव्स और अदरवाइज, ठीक है, मतलब कि या प्रोडक्टिव सोर्सेज से या अनप्रोडक्टिव सोर्सेज, कहीं से भी उसको इनकम आ रही है, किसी भी तरह के सोर्स से इनकम आ रही है, दैट इज आवर प्राइवेट इनकम। एंड द रिटेन्ड इनकम ऑफ कॉरपोरेशंस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आता है आपके पास? इट कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बाय मेकिंग सर्टेन एडिशंस और डिडक्शंस, ठीक है, कुछ इसमें एडिशन कर देंगे, कुछ इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा गया है प्राइवेट इनकम का, ठीक है, यहाँ पे नेशनल इनकम क्या है आपकी, इसमें आपको इज इक्वल टू द नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट माइनस सोशल सिक्योरिटी माइनस प्रॉफिट्स एंड सरप्लसेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, राइट। उसके बाद आता है आपके पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में आप इंक्लूड करेंगे टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि पर्सनल इनकम में आप कि जितनी भी आपकी इनकम है, ठीक है, ऑल सोर्सेज से, ऑल सोर्सेज जो भी आपने अर्जित किया है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें टैक्स भी अभी इंक्लूडेड है। टैक्स को हमने बिफोर जो ऑल सोर्सेज बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि अभी आपने टैक्स की पेमेंट नहीं दी, ठीक है। क्या कहने का तात्पर्य है कि अभी आपका टैक्स हुआ नहीं है, इसी में ही अभी आपके पास इनकम टैक्स कटेगा, ठीक है। सो जब टैक्स कटेगा तो आपके पास एक नई इनकम जनरेट होगी, ठीक है, वो हम लेटर स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। सो पर्सनल इनकम is never equal to the national income because the former include the transfer payments whereas they are not included in the national income. So आपके पास जो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है, पर्सनल इनकम आपकी क्या रहेगी? पर्सनल इनकम का फॉर्मूला आपके पास है नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर पेमेंट plus interest on public debt. This is the formula for calculating personal income, right? So जब हम पर्सनल इनकम में क्या करेंगे कि प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस को हटा देंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या बच जाएगी? पर्सनल इनकम बच जाएगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे पास जो आपकी पर्सनल इनकम में से जब हम डायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे तो क्या बचेगा? तो जब हम पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगी डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है? द इनकम और द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स द एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। यानी कि एक इंडिविजुअल या फैमिली के द्वारा जो एक्चुअली में
उसके हैंड में बचती है आफ्टर डिडक्शंस ऑफ टैक्सेस, दैट इज़ योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वो क्या कहलाएगी आपकी डिस्पोजेबल इनकम। कैसे कैलकुलेट होगी ये, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, ऐसे ये कैलकुलेट की जाएगी, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज़ रियल इनकम। रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम का मतलब है कि द इनकम अर्नड बाय, ठीक है, रियल इनकम इज़ अ नेशनल इनकम expressed in terms of the general level of prices of a particular year taken as basis। रियल इनकम का मतलब है कि जब हमने अपनी कंट्री की रियल पिक्चर देखनी है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम उसको देखेंगे बेस प्राइस। मान लो कि कोई बेस प्राइस मैंने 2015-16 ले लिया, ये मेरा बेस प्राइस है, तो इस बेसिस पे मैं कैलकुलेट करूँगा लेटर ऑन ईयर्स की, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने 2025-26 की नेशनल इनकम या रियल इनकम उसकी देखनी है, तो इस बेसिस पे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा कि बेस प्राइस मेरा कौन सा हो जाएगा, बेस प्राइस मेरा हो जाएगा 2015-16 का, और करंट प्राइस हो जाएगा मेरे पास 2025-26 का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख पाएंगे थोड़ा सा एग्जांपल के साथ, यहाँ पे कि जो आपके रियल नेट नेशनल प्रोडक्ट है, दैट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉर द करंट ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय द बेस ईयर इंडेक्स इज इक्वल टू 100 अपॉन करंट ईयर इंडेक्स। तो इसको अगर सपोज करिए, जो मैंने यहाँ पे 2015-16 लिखा था, 2015-16, तो उसको आप अगर आप देखेंगे तो इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 1990-91 में जो बेस ईयर ली हमने, ठीक है, और जो नेशनल इनकम हम प्रेजेंट करंट की निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 1999 और 2000 की। तो जो नेशनल इनकम हमारी करंट नेशनल इनकम है वो कितनी है हमारी 2000, अगर मैं 2025 की 24 की इसमें बात करूं तो सपोज़ करिए कि ये कितनी है 20,000 करोड़ है, ठीक है, ये 20,000 करोड़ है। और इस तरह से जो इंडेक्स नंबर है फॉर दिस ईयर इज़, वो कितना रखा हमने, मान लो कि 250 रखा है। और रियल नेशनल इनकम जो 2000 या 1999-2000 की है वो कितनी आएगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया इन्होंने, ठीक है। तो दैट इज़ कि भाई यहाँ पर इस तरह से लिखा है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा आपके पास 100, क्योंकि ये आपके यहाँ पे बेस ईयर लिख लिया ना आपने, बेस ईयर आपका आ गया 20,000 जो भी इसकी प्राइस थी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आपका आ जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन 250, तो ये आ रहा है आपके पास 8,000 करोड़। तो जो आपकी एक्चुअल इनकम है या रियल इनकम है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 20,000 में से 8,000 करोड़ ही ओनली आपकी रियल इनकम आ रही है, राइट। तो ये रियल इनकम 8,000 है और आप जो एक्चुअल पिक्चर देख रहे हैं वो कितनी आ रही है 20,000 करोड़ की, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएशन को मिटाने के लिए हमारे को रियल इनकम इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। उसके बाद आता पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्रीज इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है टोटल नेशनल इनकम अर्नड बाय द कंट्रीज पीपल्स डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि उस देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके द्वारा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये एवरेज सभी के अकाउंट्स में जो इनकम आएगी दैट इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। सो जब हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं तो ये क्या है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो ये तो काम के आपके ज़्यादा नहीं है। फिर जब हम आते हैं मेथड ऑफ एस्टिमेट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड है, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, और दूसरा आता है आपका इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे मेथड रहते हैं। अगर इसमें हम मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ प्रॉब्लम्स भी है नेशनल इनकम को अकाउंट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले आती है इसमें ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, ठीक है, और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, तीसरा गुड्स है मेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एंड वेजेस सैलरीज पेड इन काइंड्स। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम इसमें इनकम से बात करेंगे तो हमें एग्जैक्टनेस ऑफ द इनकम का पता नहीं होता कि अगर मान लो कि मैं कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाई है, शिमला में मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है या किसी भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, लेकिन उसमें मैं खुद का ही बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने उसको रेंट नहीं किया, तो क्या उसका रेंट उतना ही कंसिडर किया जाए जितना कि मैं दूसरे के लिए
देने वाला था, या उस इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा यहाँ पे सामने आती है। डबल कॉन्सिडेंस की समस्या भी हमें देखने को मिलती है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, यानी कि आप कई बारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो वहाँ से आप वेरियस सोर्सेज से इनकम जनरेट करते हैं, तो आपकी जो ये इसकी जो ये टोटल सोर्स ऑफ अर्निंग है वो कई बारी डबल अकाउंटिंग के चांसेस में आ सकते हैं। उसी तरह से वेजेज एंड सैलरीज पे टू इन काइंड्स, राइट। और उसके बाद आता है प्रॉब्लम इन प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड की क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी डबल काउंटिंग है कि हो सकता है कि भाई आप जब प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट्स या आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस समय जो उसकी कॉस्ट आई प्लस उसके बाद उसको मार्केट तक आपने मार्केटिंग किया, होल सेलिंग किया, तो उसके बीच की जो कॉस्टिंग है क्या वो भी इसमें इंक्लूड होगी, या कौन सी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगी, क्या डबल कॉन्सिडेंस तो नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट माना जाए, कौन सा प्रोडक्ट इंटरमीडिएट्स माना जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके वैल्यूएशंस ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि नॉन मार्केट्स है, यानी कि जो हम क्या करते हैं वो या तो वॉलेंटरली कर रहे हैं या किसी एक हाउस होल्ड वर्क्स किया जाता है, यानी कि वो अपने लिए या पर्सनल लेवल में काम कर रहे हैं, तो उनकी कैलकुलेशन सही से नहीं हो पाती। और उसके बाद आता है इनफॉर्मल इकॉनमी, जो आपकी इकॉनमी है और हमारी इकॉनमी है, ठीक है, वो ज़्यादातर की वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि एक मेजर सेक्शन हमारी सोसाइटी का है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, तो उनकी इनकम का एक सही से एस्टीमेट से नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं जो एक लूप होल है देखने को मिलता है। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन लास्ट इज प्राइस चेंजेस एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। एक मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम ये एस्टिमेट करते हैं कि जो प्राइस है वो हाइक हुआ है बट प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ होगा, बट ऐसा नहीं होता। कई बार कीमत बढ़ने से हमारी जो जीडीपी में है वो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। प्राइस लेवल कैन अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट ओवर टाइम लीडिंग टू द डिस्टॉर्शंस इन इफ़ नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो भी ऑल आपका टीयर बियर्स है एक साल का, क्या उसको इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसमें बेसिक फार्मूलाज है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम इन एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी सिमिलर प्रॉब्लम है, नॉन मार्केट ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस है, इनफॉर्मल इकॉनमी है, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और डाटा कलेक्शन इश्यूज़ है, ठीक है, प्रॉपर डाटा हमारे को नहीं मिल पाते, और प्राइस चेंजेस एंड इन्फ्लेशन, इलीगल्स एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है जैसे ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन एट्सेट्रा। तो ये एक मेजर चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो नेक्स्ट देख रहे हैं दैट इज़ आवर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी अगेन वही है कि आपका टोटल जो टियर एंड वियर होता है, नुकसान होता है, उसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ट्रांसफ़र पेमेंट है, वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये आज की इस टोटल स्लाइड से हमें समझ आता है कि जो नेशनल इनकम है वो क्या थी, जीडीपी क्या था, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आई विल बी असिस्ट यू। थैंक यू टू वॉच दिस सेमिनार। थैंक यू।